आज हम एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पोषण। पोषण सुबह से शाम तक हम जो भी खाते हैं, तो जो भी हमारे शरीर के अंतर्गत जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें जरूर प्रदान करते हैं। तो हम जो भी सुबह से शाम तक खाते हैं उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो वो क्या क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होती है, प्रोटीन प्राप्त होते हैं, विटामिन प्राप्त होते हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे हमें कुछ कुछ चीजें प्राप्त होती रहती हैं। वाटर, जल, मिनरल्स जो भी है वो भी प्राप्त होते हैं। हमने सुबह से शाम तक जो खाया उनसे हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई, प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, जल हो गया, ये हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। केवल कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट को दूसरे हिंदी शब्द में कहते हैं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी का दूसरा नाम दिया जाता है शर्करा। और अगर हम इसके बात करें तो आपने सुना होगा कि शर्करा में सबसे ज्यादा मात्रा ग्लूकोज की दिखाई, सबसे कम मात्रा में ग्लूकोज दिखाई देता है। शर्करा का मतलब ही होता है मीठापन, अर्थात आपने ग्लूकोज का एक फार्मूला पढ़ा है C6H12O6। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम इसको अगर इसका अनुपात निकालें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें तो 1:2:1 होता है। क्या होता है? 1:2:1 होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पाया जाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन उपस्थित होता है? यदि आपने कभी धोखे से भी टिक कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कभी भी इन तीन पदार्थों के अलावा तीसरा भी कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं पाया जा सकता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या हो सकता है? 1:2:1। यहां तक बात समझ में? अब हम बात बता रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार की श्रेणियों में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से रखा गया है। पहली बात तो यह है कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई सैकराइड होती है। क्या होती है? इकाई जो है सैकराइड होती है। कभी भी पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो यूनिट होती है सैकराइड। क्या होती है? यूनिट होती है सैकराइड। इसकी यूनिट होती है सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? सैकराइड। अर्थात ये 3 भागों में बटा होता है, मोनो, डाई और पोलो। किस में बटा होता है? मोनो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखो भाई कौन कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड, सैकेराइड, डाइसैकेराइड, सैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है, पॉली क्या होता है? मोनो का मतलब होता है, सीधा सा बात है, मोनो जिसमें सिंगल अणु केवल एक मॉलिक्यूल कार्य कर रहा हो, एक मॉलिक्यूल से जो भी आश्रित होता है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। दो बंदी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स में होता है तो डाई कहते हैं, और जो बहुत से मॉलिक्यूल्स से समृद्ध हो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जो आपका मोनोसैकेराइड है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा ग्लूकोज। क्या आएगा बेटा? सबसे पहले इसके अंतर्गत नाम आएगा ग्लूकोज का। क्या नाम आएगा? सबसे पहला नाम आएगा ग्लूकोज। पहले एक काम और कि सैकराइड हमें, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की ऊर्जा है। कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, मैं इसको यहां पे कहीं पे लिखे दे रहा हूं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कोई बता पाएगा? मैं बता दूं, कमेंट्स में बता दीजिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 4.3। कुछ बुक्स में 4.2 भी लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में 4.3 किलो कैलोरी लिखा हुआ है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड।
सैकेराइड क्या है? सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। सैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। सैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? सैकेराइड। तो कौन कौन से बताए? मोनो, डाई और पोलो। तो मोनोसैकेराइड का सबसे पहला नाम लिया हमने ग्लूकोज, और ग्लूकोज को दूसरे शब्द में कहते हैं रुधिर शर्करा। क्या कहते हैं? रुधिर शर्करा। ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है रुधिर शर्करा, जो किस शर्करा के अंतर्गत आता है? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। किस शर्करा के अंतर्गत आता है? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ऐसे ही दूसरा आता है फ्रक्टोज। दूसरा कौन आता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस प्रकार का सैकेराइड है? तो मोनोसैकेराइड है। यह शर्करा का कौन सा भाग है? प्रथम भाग है। कैसा बंध है? सिंगल बंध है, एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल के अंतर्गत आता है कौन? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जो फलों वाली मिठास अर्थात फलों वाली शर्करा हमेशा इसके अंतर्गत आती है। फलों वाली मिठास जो है फ्रक्टोज के अंतर्गत आती है। एक सामान्य से क्वेश्चन है कि गन्ने वाली शर्करा अर्थात गन्ने की मिठास किसके अंतर्गत आती है? तो चाहे फ्रूट शुगर हो और चाहे शुगर हो गन्ने की हो, तब भी वो इसी के अंतर्गत आएगी। गन्ने की शर्करा भी इसी के अंतर्गत आती है। दोनों बातें अगर नहीं दिख रहा हो तो पूछ लेना। फ्रक्टोज पहला आएगा, ग्लूकोज दूसरा आएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मतलब है फलों वाली शर्करा और फ्रक्टोज दूसरा है गन्ने वाली शर्करा। यहां से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मीठापन किसके अंतर्गत होता है? तो सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज होता है और सबसे कम जो मीठापन है वो ग्लूकोज में दिखाई देता है। सबसे कम किसमें होता है? ग्लूकोज में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? फ्रक्टोज में। ग्लूकोज को क्या है? रुधिर शर्करा कहते हैं, रुधिर शर्करा। और फ्रक्टोज के अंतर्गत फलों वाली शर्करा या गन्ने की जो शर्करा है वो भी आपको इसी के अंतर्गत आती है। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड की, इसको हम रब किए दे रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड के अंतर्गत पहला आता है माल्टोज। माल्टोज के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहला डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है माल्टोज। माल्टोज के अंतर्गत आता है बीज वाली शर्करा। बीज वाली शर्करा। और बेटा इसी के अंतर्गत आता है माल्टोज के अंतर्गत पहला आता है बीज वाली शर्करा और दूसरा बादाम शर्करा इसी के अंतर्गत आता है। बीज और बादाम किसके अंतर्गत आता है? तो माल्टोज के अंतर्गत आता है। इसी में एक और आता है लैक्टोज। आपने पढ़ा क्या? लैक्टोज। बेटा माल्टोज दूसरा हमने बताया लैक्टोज। लैक्टोज के अंतर्गत आता है दूध वाली शर्करा। कौन सी आती है? दूध वाली शर्करा। दूध वाली शर्करा किसके अंतर्गत आती है? लैक्टोज के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? लैक्टोज के अंतर्गत आती है। एक और आती है सुक्रोज। एक और आती है सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में भी सुन लो एक लाइन में, ज्यादा नहीं। माल्टोज में बीज वाली शर्करा और इसके बाद बादाम वाली शर्करा, लैक्टोज में दूध वाली शर्करा बताई, और सुक्रोज के अंतर्गत आती है जो टेबल शुगर होती है। टेबल शुगर जानते हैं? चीनी। टेबल शुगर को हम कहते हैं चीनी। और टेबल साल्ट क्या होता है? सोडियम का। तो बेटा सोडियम क्लोराइड जो है टेबल साल्ट होता है और टेबल शुगर क्या होती है? वही चीनी जो हम आप घर पे खा लेते हैं, आज हमारे घरों में होती है। सुक्रोज जो है वो चीनी के अंतर्गत आता है। और बेटा गुड़ भी इसी के अंतर्गत आता है। गुड़ भी इसी के अंतर्गत आता है, सुक्रोज के अंतर्गत। तो ये कैसे सैकेराइड है? तो प्यारे बच्चे ये कैसे सैकेराइड है? तो ये है डाइसैकेराइड। ये कैसे सैकेराइड है? डाई। अभी मोनो में हमने मोनोसैकेराइड कौन कौन से बताए? तो मोनोसैकेराइड में हमने आपको सबसे पहले बताया ग्लूकोज, दूसरे पे नंबर बताया फ्रक्टोज। दो चीजें बताई थी हमने सबसे पहले किसमें? मोनोसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में किसकी बात की? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अब मैं बात करने जा रहा हूं पॉलीसैकेराइड की। किसकी बात करने जा रहा हूं? पॉलीसैकेराइड की। बेटा पॉलीसैकेराइड क्या होता है इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। पॉलीसैकेराइड का कार्य क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? बहुत पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत पहला उदाहरण आप लिखेंगे तो पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत से अणुओं से, मतलब जिन अणुओं की कोई गिनती ना हो, बहुत से अणुओं से बना होता है। सबसे पहले आता है स्टार्च। सबसे पहले क्या आता है? स्टार्च। स्टार्च के अंतर्गत क्या आता है? जैसे पादप वाले पदार्थ जो पादपों का संग्रहित करता है, जो पादपों को संग्रहित करता है, पादपों का संग्रहित जो है वो कहलाता है स्टार्च के अंतर्गत आता है। पादपों को संग्रहित कर किसके अंतर्गत आता है? स्टार्च के अंतर्गत आता है।
दूसरा होता है ग्लाइकोजन। क्या दूसरा क्या बताया हमने? ग्लाइकोजन। क्या बताया बेटा? दूसरा हमने बताया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के अंतर्गत आता है मानव का संकेत। देखो स्टार्च के अंतर्गत पादपों का संकेत आता है, ग्लाइकोजन के अंतर्गत मानव का संकेत खाना आता है। भाई मानव पादपों का संकृत भोजन, मानव का संग्रहित भोजन किसके अंतर्गत आता है? ग्लाइकोजन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ग्लाइकोजन के आता है। और ये एकत्र कहाँ होता है? मानव में लीवर के पास एकत्र होता है। कहाँ एकत्र होता है? मानव में कहाँ पे होता है? लीवर के पास एकत्र होता है। ठीक है, इसके बाद आता है काइटिन। तीसरा नाम क्या आता है इसके अंतर्गत? काइटिन। काइटिन का क्या कार्य होता है? काइटिन कीट मकोड़ों का जो संचित भोजन है उससे संबंधित होता है। कीटों का संचित भोजन कौन सा बताया बेटा? कीटों का संचित भोजन। कौन सा बताया? कीटों का संचित भोजन। कीटों का संचित भोजन इसके अंतर्गत आता है। तो पॉलीसेकेराइड में कौन आता है? स्टार्च, पादपों का संग्रहित, ग्लाइकोजन मानव का संग्रहित भोजन, और काइटिन के अंतर्गत आता है कीटों का संकृत भोजन। किसका आता है बेटा? कीटों का संकृत भोजन। इसके बाद एक और आता है सेलुलोज। क्या आता है बेटा? सेलुलोज। होते तो और भी हैं अभी। सेलुलोज, सेलुलोज के बारे में तो आपको मैंने पहले भी क्लास में पढ़ाया है। सेलुलोज के अंतर्गत आता है पादपों में अर्थात कोशिका भित्ति। किसके अंतर्गत? सेलुलोज के अंतर्गत क्या आता है? कोशिका भित्ति, अर्थात पादपों के अंतर्गत जो कोशिका भित्ति की प्रक्रिया होती है वो सेलुलोज के अंतर्गत दिखाई देती है। तो आपने पहला पॉइंट क्लियर किया। क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की ऊर्जा है। और बेटा इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई सैकराइड होती है। ये कितने भागों में विभाजित है? ये 3 भागों में विभाजित है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या बताया? नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 फ्रक्टोज। और बेटा इसके बाद हमने डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या बताया? तो डाइसैकेराइड के अंतर्गत हमने केवल 4 ही नाम लिए थे। नंबर 1 माल्टोज, नंबर 2 लैक्टोज, नंबर 3 सुक्रोज। और इसके बाद हमने बताया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में बताया स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज। और इन चारों के विस्तृत रूप में बताया कि किसमें क्या निहित होता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वसा की। देखिए और भी इसमें होता है एक पॉइंट, अगर आप 5वां पॉइंट भी जानना चाहें तो इसमें होता है और इसके अंतर्गत पाया जाता है। और जैसे एलन सवाल के अंतर्गत भी इसमें स्थित होता है कि सवालों में किस प्रकार का सैकेराइड होता है, तो सेलुलोज के अंतर्गत गिने जाते हैं, लेकिन उनका स्पेशल भी होता है। तो वो बात हम स्पेशल क्लास के रूप में प्रस्तुत करेंगे। बेटा इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वसा की। किसकी करने जा रहे हैं? वसा की। बेटा वसा फैट, वसा को हम क्या कहते हैं? फैट। कुछ खास नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। जो भी डाउट है वो कमेंट्स करके पूछ ले। कहीं पर कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट्स करके पूछ ले, ठीक है। इसके बाद देखिए वसा किससे मिलकर बनी होती है? तो इसका निर्माण किससे मिलकर बना होता है? तो बेटा ये वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा? ग्लिसरॉल अम्ल से मिलकर बनी होती है। वसा का निर्माण किससे होता है? या तो वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल से होता है इसका निर्माण। और बेटा यह पानी में अघुलनशील है। वसा कैसी है? पानी में अघुलनशील है। कैसी है? पानी में अघुलनशील है। और एक पॉइंट और रखना याद, 1 ग्राम फैट बराबर होता है 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी। ये भी याद रखना है कि 1 ग्राम फैट में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो बेटा 9.3 ग्राम कैलोरी ऊर्जा होती है। ये भी 2 भागों में बटी होती है। एक को हम कहते हैं संतृप्त वसा और एक को हम कहते हैं असंतृप्त वसा। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं संतृप्त वसा और एक को हम कहते हैं असंतृप्त वसा। क्या कहते हैं? असंतृप्त वसा। सैचुरेट फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स के नाम है इसके। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा के अंतर्गत क्या आते हैं? जो जिनमें एक ही बंध पाया जाए, जो सिंगल बॉन्ड के होते हैं वो संतृप्त बंध कहलाते हैं। और जिनमें 2 बंध पाए जाए वो क्या होते हैं बेटा? असंतृप्त वसा होते हैं। एक बंधीय संतृप्त वसा, 2 बंधीय मतलब एक बंध है सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त वसा, और 2 बॉन्ड है तो असंतृप्त वसा कहलाते हैं। कौन कौन इसके अंतर्गत आता है? तो प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत आता कौन कौन है वो भी समझ लो। इसके अंतर्गत आता है जो संतृप्त वसा होता है। संतृप्त वसा में आ जाता है वनस्पति घी, देशी घी, मांस, मछली। कौन कौन बताया? वनस्पति घी,
देशी घी, मांस और मछली, मांस और मछली। बेटा असंतृप्त वसा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो असंतृप्त वसा के अंतर्गत आ जाता है जिनमें दो बंद होते हैं, नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल और मछली का तेल। नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जैतून का तेल और बेटा मछली का तेल। मछली का मांस किसमें आता है? मछली का मांस सिंगल बॉन्ड अर्थात संतृप्त वसा है और तेल असंतृप्त वसा है। मेरी बात समझ गए? ये संतृप्त वसा है और एक असंतृप्त वसा है। जो लोग पूछ रहे हैं वो ध्यान दें थोड़ा सा। जो आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होता है उसके बारे में आप लोग पूछना है, कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि उसका खास कोई कारण नहीं, मैं इसको रफ कर दूं फिर बता रहा हूं। बेटा वसा के बारे में समझ लो। वसा का निर्माण किससे होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल अम्ल से होता है। 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। फैट दो टाइप का होता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा के अंतर्गत आता है वनस्पति घी, देशी घी, मांस और मछली। असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है नारियल, सरसों का तेल, जैतून का तेल और मछली का तेल। बेटा जी मैं बता रहा हूं, ये मैं हटा दूं, वो जो मैंने वो 3 टाइप के बताए थे, मोनो, डाई और पॉली, वो होते हैं नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट केवल 2 होते हैं बेटा। आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट केवल 2 होते हैं और जिनका नाम, दोनों के नाम होते हैं, एक को हम सैकरीन कहते हैं और एक को स्टेरिन कहते हैं। आर्टिफिशियल जो है कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट, कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट जो है प्यारे बच्चे, कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट जो है 2 प्रकार का होता है, केवल 2 टाइप का होता है। कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है? केवल 2 टाइप का होता है। ठीक है, एस्ट्रेम और सैकरीन। सैकरीन का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। सैकरीन का नाम आपने गांव देहात में बहुत बिकने बर्फ आते थे, उसमें रंग डाल लेते, बहुत मीठा होता था। तो सैकरीन बेटा कारण क्या होता है? मेरी बात सुन लो, केवल एक बात समझो। आजकल जो आप कोको कोला, पेप्सी जो भी पी रहे हैं और जो मीठा आता है तो उसमें एस्ट्रिन मिला आता है, एस्पार्टम मिला आता है। उसका कारण क्या है कि 50 एस्ट्रिन बराबर होता है मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे संशोधन करना। 1 एस्ट्रिन बराबर होता है 50 चम्मच शुगर, टेबल शुगर, 50 चम्मच चीनी। 50 चम्मच चीनी के बराबर 1 एस्ट्रिन शुगर होता है, एक आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो थोड़ा सा भी डाला जाता तुरंत मीठा कर देता, लेकिन यह मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। फिलहाल उपयोग इसी का किया जाता है मीठापन के लिए और हम लोग इसको बड़े इच्छा से, बड़े चाव से खाते हैं। सैकरीन का भी उपयोग कर लेते हैं, छोटे छोटे रूप में सैकरीन का उपयोग कर लिया जाता है। तो ये था आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, इसकी विशेष आवश्यकता नहीं थी, केवल 2 प्रकार का होता है। 50 चम्मच टेबल शुगर के इक्वल होता है 1 एस्ट्रिन और सैकरीन की विशेष मात्रा ऐसी होती है। तो और कुछ भी अगर यहाँ से पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में आपने सीख लिया यहाँ से। इसके बाद हम अच्छा प्रोटीन के बारे में भी सुन लो थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट ही प्रोटीन का है बेटा। प्रोटीन के बारे में सुनो। प्रोटीन के बारे में कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा सुन लो। प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड में होता है। पहली तो बात यह है कि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड में होता है। का निर्माण होता है कहाँ होता है बेटा? एमिनो एसिड में होता है। कहाँ होता है? एमिनो एसिड में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? एमिनो एसिड में होता है और इसकी इकाई ही एमिनो एसिड है। इसकी इकाई भी एमिनो एसिड है। और बेटा अगर हम बात करें तो यह उभयधर्मी है, जिस पर एक ही पदार्थ पर प्लस चार्ज और दूसरे पर सेम नेगेटिव चार्ज प्रदर्शित होता है, इसीलिए यह एक उभयधर्मी पदार्थ है। और बेटा हमने अभी बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट होता है तो CH और O का दिखाई देता है, लेकिन प्रोटीन की अवस्था में CHO के साथ N और S का भी समृद्ध दिखाई देता है। S भी कम मात्रा में मिलता है लेकिन N तो मिल जाता है। ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। आप जल्दबाजी कर रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं। प्रोटीन से क्या मिलती है? प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से क्या मिलती है? तो प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। बेटा रिवीजन क्लास है इसलिए पास पढ़ा रहा हूं। ठीक है, प्रोटीन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और बेटा 1 ग्राम
प्रोटीन बराबर कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो बेटा 1 ग्राम पी का मतलब प्रोटीन बराबर 4.5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम में 4.5 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये भी याद रखना। प्रोटीन के अन्य रूप भी हैं, यह हमने बताया था। प्रोटीन जो है, जब डिस्क्रिप्शन क्लास चल रही थी तो मैंने प्रोटीन का स्पेशल टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि प्रोटीन जो है पेप्टोन और एमिनो के रूप में मिलता है। प्रोटीन किसके रूप में मिलता है, पेप्टोन्स और एमिनो अम्ल के रूप में मिलता है, इसलिए आप याद रखना। और पैटिनो जो प्रोटीन का मुख्य कार्य है, वो प्रोटीन का एक कार्य भी है, घाव को भरने में ये काम करता है। किसमें काम करता है, घाव को भरने में ये काम करता है। और मानव शरीर में प्रोटीन 22 प्रकार का पाया जाता है। कुछ किताबें आपको 20 ही प्रकार बताएंगी, मानव शरीर में 22 प्रकार का पाया जाता है। 12 प्रकार का बॉडी में होता है और 10 प्रकार का फूड से हम, डाइट से हम इसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो 12 प्रकार का बॉडी बनाता है और 10 प्रकार का हम बाहर से लेते हैं। तो हमें 12 के 12 याद नहीं करने हैं, थोड़ा सा समझना है। जैसे आपने सुना होगा कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन कहाँ होता है बेटा, कैरोटीन बाल और नाखों में होता है, मैंने बताया था स्पेशल प्रोटीन के बारे में। और हेपरिन, जहां भी जो भी टॉपिक आया था मैंने वहां बताया था। हेपरिन कहाँ होता है, ब्लड में होता है बेटा, मैंने ये भी आपको बताया था। ओशिन कहाँ होता है, हड्डियों में होता है। जब बोन्स का टॉपिक पढ़ाया था तो आपको याद होगा, हड्डियों का एक ढांचा शरीर कंकाल तंत्र के बारे में वहां बताया था कि हड्डियों के मध्य में जो प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है उसका नाम ही ओशिन था। और इसके बाद हमने बताया कोलोजीन। कोलोजीन प्रोटीन जो है त्वचा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन का भाग कहाँ पे पाया जाता है, तो त्वचा। सबसे शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है, त्वचा है। तो सबसे बड़ी मात्रा में त्वचा प्रोटीन जो है त्वचा में ही पाया जाता है। और बेटा एंटीजन और मायोसिन, एंटीजन और मायोसिन नाम के प्रोटीन जो है पसलियों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पसलियों में ही पाए जाते हैं। माफ करना, मांसपेशियों में पाए जाते हैं, सॉरी मांसपेशियों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा संशोधन कर लेना, कहां पाए जाते हैं, मांसपेशियों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पाए जाते हैं, मांसपेशियों में पाए जाते हैं। बेटा 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, इसीलिए तो मेरे से शब्द गलत निकले, आप जल्दबाजी करा दें, कोई बात नहीं बेटा, सुन लो 12। ठीक है। और बेटा जो 10 प्रकार डाइट से मिलता है वो क्या मिलता है, कैरोटीन गाजर से मिलता है। कैरोटीन कहां से मिलता है, गाजर से मिलता है। दूसरा आपको मिलता है एल्बोनिन, अंडे में मिलता है। एल्बोनिन कहां मिलता है, अंडे में मिलता है बेटा। कैसीन कहां मिलता है, दूध में मिलता है। सबसे ज्यादा जो डाइट में मिलता है वो किस में मिलता है, दूध में ही सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है। और इसके बाद जिलेटिन नारियल में मिलता है और लाइकोसिन टमाटर में मिलता है। लाइकोपिन किस में मिलता है, टमाटर में मिलता है। तो ये 10 प्रकारों में कुछ नाम थे जिनके बारे में बताया, जो प्रोटीन स्पेशल मैंने वहां पे भी बताया है, आप वो पेज नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, वसा के बारे में पढ़ लिया। अब मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा सा विटामिन के बारे में। बेटा थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक विटामिन का, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बेहतर समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि विटामिन का आपको स्पेशल रूप में पढ़ा दिया जाए। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। इसका जो टॉपिक 4 है विटामिन, ये स्पेशल विटामिन के वीडियो में आपको विटामिन मिलेगा, पूरा विस्तृत रूप में बताएंगे। शायद आपने इससे पहले ऐसे विटामिन नहीं पढ़े होंगे, जल्दबाजी में पढ़ लिए होंगे, फंक ने इसका नाम देकर इसमें विस्तृत रूप से खोज कर दिया, ये विटामिन के बारे में पढ़ लिया। आज में जो सेकंड हमारा वीडियो आएगा उसमें विटामिन को मैंने पूरे विस्तृत रूप में पढ़ाने का उद्देश्य रखा है, क्योंकि रिवीजन क्लास है और थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस बार यूपीएसआई हो चाहे यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो चाहे यूपी लेखपाल हो, कोई भी पद हो आपका, यूपी पुलिस हो या यूपी SSSC हो, पैट हो, कुछ भी हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। इस उद्देश्य से पूरी तरह से पढ़ाने का लक्ष्य है। लेकिन आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों से अपील करें कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऑल सब्जेक्ट इस पर आपको मिल सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट इस पर मिल सकते हैं। अगर इस पर व्यूज की संख्या बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर आपको ऑल सब्जेक्ट ऑल टीचर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। और आप लोग थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो मैं विटामिन के बारे में दूसरे वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।